अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 30 जून 2025 है, सोमवार का दिन है। यूं ये साल का जो छठा महीना जून का है उसका आखिरी दिन भी है और साल 2025 का आज आधा साल जो है वो भी इख्तिताम पजीर हुआ, यानी आधा साल जो है वो गुजर चुका है और बहुत कुछ हुआ इस साल में। इस वक्त मेरे सामने बहुत सी अहम, इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग डेवलपमेंट्स हैं। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि इनका मतलब क्या है, इनका मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है, उसको मैं खुद ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और मैं और आप मिलके इनके बारे में डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं कि इनका मतलब क्या है। फॉर इंस्टेंस ये है कि इस वक्त इसराइल और अमेरिका के दरमियान ईरान के हवाले से एक बहुत ही तेज़ोतुंद किस्म की बहस हो रही है और मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रेटिजिक कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ पोलिटिकल इंटरेस्ट और पावरफुल इंटरेस्ट हैं, वो इस डिबेट को दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एक तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो इसराइल के अखबार हैं, इसराइली रिलेटेड ज़ायनिस्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप के जो हमले हुए ईरान के, उसके नतीजे में ईरान जो है उसकी जोहरी तनसीबात को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, पेंटागन है और CIA है जो कह रहे हैं कि हमने जोहरी तनसीबात का मलिया मेट कर दिया है, उनका नामो निशान मिटा दिया है, यानी ऑब्लिटरेट उनको कर दिया है और ईरान को कई साल का सेटबैक हुआ है। एक तो ये डिबेट है जिसे मैं देख रहा हूँ। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर से बदसतूर हमें ऐसी इंडिकेशंस मिल रही हैं कि बेइंतहा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पाया जाता है पाकिस्तान के साथ जंग के हवाले से और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का कोई परफेक्ट सोल्यूशन जो है वो हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के पास नहीं है। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका आउटकम क्या निकलेगा, ये भी एक चीज़ मेरे सामने है। और तीसरी तरफ दुनिया का जो सबसे अक्लमंद मुल्क है, वहाँ के जो सबसे अक्लमंद, वाइज और ताकतवर लोग हैं, यानी पाकिस्तान के जनरल साहिबान और GHQ, वो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की जमात की तमाम तर जो लेजिटिमेट, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, विजिबल उसकी प्रेजेंस है पाकिस्तान की असेंबलीज़ में, उसे वो अब एक ख़त्म करने की एक स्टेज पे आ चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि हम इसको ख़त्म कर दें। इसके इंडिकेशंस आपको पाकिस्तान के अंदर से मिल रही हैं। मैं इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँगा, ज़ाहिर है इनसे नथी और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन आपको रिमाइंड करवाऊँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को जॉइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पे क्लिक करें, इसके जितने नोटिफिकेशंस और यूट्यूब हैं उन्हें खोलें। एट द सेम टाइम जो मैंने व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है आप लोगों से बराह रास्त ताल्लुक़ रखने के लिए, उससे सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैं आपको पिन ट्वीट में भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, मैं आज ट्वीट भी कर दूँगा उसे, और उसका जो एंड स्क्रीन्स होती हैं उसके अंदर भी आपको वो लिंक जो है मिल जाएगा। उससे बड़ी मदद मिलती है आप लोगों से डायरेक्ट रब्ता रखने में। अब आए सबसे पहले इस ईरान, इसराइल और अमेरिका की तरफ चलते हैं। इसराइल के जो बड़े अखबारात हैं, इसराइल में बहुत से बड़े अखबारात हैं और अमेरिका में जो इसराइली सपोर्टिंग यानी पब्लिकेशंस हैं, वो अमेरिका की जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA है और इस तरह के जो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, ये मसलसल ऐसी स्टोरीज, ऐसी ओपिनियन, एक्सपर्टीज़ पब्लिश कर रहे हैं। ये पब्लिश भी हो रही है, ये कहीं भी जा रही है मीडिया स्पेस में, जिसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम है ईरान की जौहरी तनसीबात के हवाले से, वो सही नहीं है। उसको डिस्काउंट किया जा रहा है, उसको रिजेक्ट और रद्द किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टेड बाय सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर उनके साथ हैं और पेंटागन जो है, उन तीनों का जो मौक़िफ़ है वो मोर और लेस ये है कि जो 14 मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स फेंके गए इस्फहान के अंदर और फर्दों में, उसके नतीजे में ईरान की जोहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। जो यूरेनियम था भी फर्दों में, इस्फहान वगैरह में, वो अंदर ही उसके साथ जो है वो दफन हो गया। लेकिन जो रिपोर्ट्स छप रही हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, वॉशिंगटन पोस्ट में, कोटिंग द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इसी तरह इसराइली एक्सपर्ट्स को, वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ये क्लेम्स जो हैं ये ठीक नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा भी ईरान को चंद महीने का सेटबैक हुआ है और जो भी नुकसान हुआ है उसे ईरान बहुत जल्दी पूरा कर सकता है। अब जब हम जो मुसलमान हैं, ख़ास करके पाकिस्तानी लोग या मुसलमान, जब इसको सुनते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि इसका मतलब है कि अमेरिका के हमलों से ईरान की जोहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पे तबाह नहीं हुई हैं और मतलब है कि अमेरिका और इसराइल जो है वो नाकाम हो गए। लेकिन ये मामला मुझे थोड़ा ज़्यादा पेचीदा लगने लग गया है। उसकी वजह यह है कि IAEA के डायरेक्टर जनरल जो उसके हेड हैं, मिस्टर राफाल मरियानो ग्रोसी, इटालियन ओरिजिन के हैं और ख़ासे कॉन्फ्लिक्टेड किस्म के, दोगली किस्म की इनकी शख्सियत है और वो ये अब कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भी ईरान को चंद महीने का उसका जोहरी तनसीबात है उसको नुकसान पहुँचा। ये मिस्टर ग्रोसी की अपनी पोजीशन का रिवर्सल है। चंद दिन पहले तक जब वो हमले हुए थे, उसके फ़ौरन बाद से मिस्टर ग्रोसी ये कहते रहे
कि बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। उनकी एक स्टेटमेंट ये भी थी कि 1700 या 1800 सेंट्रीफ्यूज जो हैं फुरदो में और इस्फहान वगैरह में, वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो गए हैं। और ये जो 14 मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स थे, विच इज़ दी GBU-57 जो है, ये जो 14 फेंके गए, इन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया है ईरान के प्रोग्राम को। अब इनकी रिवर्सल ऑफ पोजीशन जो है वो किस बुनियाद पे हुई, आखिर क्या उनके सामने ऐसी एविडेंस आई है जिसकी बेसिस पे मिस्टर ग्रॉसी ने अपनी पूरी की पूरी एक्सपर्ट एनालिसिस में तब्दीली कर दी है, वो कोई क्लियर नहीं हो पा रहा। मैंने पूरी डिटेल से देखा है, मैं आपको साथ साथ इसकी हेडलाइंस और इसके इमेजेस दिखाता चला जाऊंगा। क्योंकि जो दूसरी तरफ से खबर आ रही है, IAEA के इंस्पेक्टर्स जो ईरान के अंदर ग्राउंड में मौजूद हैं, और ये 2015 के बाद से जब ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके बाद से मसलसल अंदर मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं क्लियर हो रहा कि इस वक्त ईरान की जोहरी तनसीबात का स्टेटस क्या है। बिकॉज इससे पहले उन्हें एक्सेस हासिल थी नतान्स में, फर्दो में, इस्फहान में। वो जब चाहते थे वहाँ जाके मॉनिटरिंग करते थे। ईरान की जो एजेंसी है, ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं, वो उन्हें ब्रीफ करते थे। अब इस स्टेज पे वो कहते हैं कि हम बिल्कुल अंधे हो गए, हम ब्लाइंड हैं, हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि यूरेनियम नीचे तबाह हो गया है, यूरेनियम ईरानियन कहीं और ले गए हैं। जिस तरह से कि इमेजेस इसराइली अखबारों में दावा किया जाता है, अमरीकी अखबार में दावा किया जाता है कि जब फर्दों पे हमला हुआ अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला किया, उससे 24 और 48 घंटे पहले ट्रकों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी और यूरेनियम को वहाँ से शिफ्ट कर लिया गया। तो IAEA के इंस्पेक्टर कहते हैं कि हमें कोई मालूम नहीं है कि इस वक्त स्टेटस क्या है। तो IAEA के डायरेक्टर जनरल जो है वो किस बुनियाद के ऊपर ये कहते हैं कि सिर्फ 6 महीने का या 3 महीने का नुकसान हुआ, ये क्लियर नहीं है। बहरहाल ये खासी कॉम्प्लेक्सिटी सी है और इसमें लग ये रहा है कि IAEA के डायरेक्टर जनरल उन लोगों में, उन अनासर में शामिल हैं जो ये केस बना रहे हैं अमेरिका के अंदर कि ईरान की तनसीबात तबाह नहीं हुई, महफूज हैं, इसलिए अमेरिका को एक और हमला करना होगा। यानी केस बनाया जा रहा है। ये वो केस है जिससे डोनाल्ड ट्रंप, पेंटागन और CIA खरीदने को इस स्टेज के ऊपर कम अज़ कम तैयार नहीं है। अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में। हमारे सामने जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो हमारे शक के बादल थे वो ख़त्म हो गए। इससे पहले कोई एम्बिग्यूटी हो सकती थी कि इसराइल तनतनहा कोई कमांडो ऑपरेशन कर सकता है, उसकी एयरफोर्स कुछ कर सकती है, वो एक हिट एंड स्टेज ऑपरेशन करके फर्दों के आगे चंद मील का इलाका कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ जाके ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात को तबाह कर सकते हैं। अब वो तमाम मफरूज़े दम तोड़ चुके हैं। अब हमें पता है कि ईरान की तनसीबात के ऊपर कोई भी मुकम्मल हमला अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की फ़ौज की मदद से, अमेरिका की पेंटागन, सेंटकॉम की मदद से हो सकता है। तो नए सिरे से एक केस जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है और अमेरिका के अंदर बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त लेफ्ट ऑफ द सेंटर जो ओपिनियन, बल्कि आप कह सकते हैं बहुत आसानी से कि 70-80% अमेरिका की जो इंटेलिजेंट ओपिनियन है, इंटेलिजेंसिया की, वो ईरान के साथ इस जंग और ईरान पे हमले के खिलाफ है। वो लोग जो हैं उनके कमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग सीन है और वो ये समझते हैं कि ये मिस्टर मैरियानो ग्रॉसी जो है, राफेल मैरियानो ग्रॉसी जो हैं, ये बजाते खुद इसराइली इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में एक खिलौना है और ये मसलसल उनके साथ ताउन कर रहे हैं, ये केस बना रहे हैं। इन्होंने इसराइल से इंफॉर्मेशन भी शेयर की, एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के इदारे के हेड की हैसियत से इन्हें वो इन्फॉर्मेशन कभी भी इसराइल के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए थी, जो इस वक्त इल्ज़ाम है कि इन्होंने शेयर की। अब इन सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स का, प्रोफेसर्स का, एकेडमिक्स का ख्याल है कि ये साहब भी शामिल हो चुके हैं इसराइली इस्टेब्लिशमेंट की अगली जंग की तैयारी का केस जो है वो बनाने के लिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 2 दिन पहले, तकरीबन 36-48 घंटे पहले, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची जो हैं, उनकी 2 पॉइंट्स की जो स्टेटमेंट हमारे सामने आई। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये चाहते हैं कि ईरान दोबारा से एक न्यूक्लियर डील के तौर पर उनके साथ मुज़ाकरात में हिस्सा बने, तो उन्हें ये गारंटी देनी होगी कि दोबारा ईरान के ऊपर अमेरिकी हमला नहीं हो सकता। और ज़ाहिर है उनका मौका बड़ा क्लियर है कि ईरान नेगोशिएशन के प्रोसेस में था, हम तो एक ज़ाहिर है अमेरिका के साथ एंगेज थे। जब हमारे ऊपर अनप्रोवोक्ड हमला हुआ, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, हमने जो कुछ भी किया, जो हमने मिसाइल स्ट्राइक्स की, वो हमने खालिस्तान जो है हमने अपने रिस्पॉन्स में की, वो हमारी रिटेलिएशन थी। इस जंग का आगाज़ हमने नहीं किया। अच्छा, इस वक्त जो मुतालबात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं ईरान से, वो 2 किस्म के हैं। वो एक मुतालबा ये तो है ही कि ईरान एनरिचमेंट ना करे, उसमें अब एक नया मुतालबा भी शामिल हो चुका है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसे भी ख़त्म करना होगा। और ईरान दोनों चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं, आमिर या अमीर कहेंगे, आमिर सईद इरवानी जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर, उनका कहना है कि अंडर नो सच सर्कमस्टांसेस ईरान का जो राइट है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट करे, वो जो उसका इनएलिनेबल राइट है, अमेरिकन टर्म वो पॉलिटिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि ये लोगों के इनएलिनेबल राइट्स हैं। तो वो कहते हैं कि ये ईरान का
इनएलिजिबल राइट है कि वो यूरेनियम की एनरिचमेंट करे। ये उनका यूनाइटेड नेशन के सामने उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा है। अलबत्ता अब्बास अराग़ची ने दूसरी चीज़ ये कही कि डोनाल्ड ट्रंप को इमाम अली ख़ामेनेई जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो ज़हर अंगेज़ किस्म की स्टेटमेंट्स हैं वो भी देनी बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज उससे ईरानी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता। अब सूरत हाल ये है कि अली ख़ामेनेई जो हैं, आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई अभी तक मंजर पे नहीं आए और वहाँ भी एक रस्साकशी हो रही है पॉलिटिकल प्रोसेस की कि उनका जानशीन जो है वो कौन होगा। और अभी तक ईरानियन इस्टेब्लिशमेंट या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यही समझते हैं कि इसराइल के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ईरानियंस आर ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस थिंग कि हम समझते हैं कि अभी भी हम हालत जंग में हैं और इसराइल की तरफ से जो सीज़ फायर हो रहा है ये बेसिकली तौर पर एक मसनूई चीज़ है। इसराइल किसी वक्त भी हमला कर सकता है। ईरान की जो मिलिट्री के हेड हैं उनकी स्टेटमेंट सामने आई है कि इसराइल किसी वक्त भी हमला कर सकता है और हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से उनको लगता है कि इसराइल किसी भी वक्त अली ख़ामेनेई, आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो कर सकता है। तो ईरान की तरफ से ये पोजीशन सामने आई है कि हमें एनरिचमेंट हम करेंगे। अमरीकी और इसराइली ये कहते हैं कि ईरान ने 60% एनरिचमेंट क्यों की, बिकॉज सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए तो 5% या लेस दैन 5% एनरिचमेंट बहुत होती है। और 2015 का जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA था, जिसे उर्फ आम में US ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, वहाँ ईरान को 3.67% एनरिचमेंट की इजाज़त दी गई थी। मेरी ज़ाती असेसमेंट और बहुत से अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं उनकी असेसमेंट ये है कि ईरान ने 60% एनरिचमेंट बुनियादी तौर पे अपनी लेवरेज को बढ़ाने के लिए की थी। ईरान बॉम्ब बनाने में सीरियसली उसने काम नहीं किया था। को अब ये सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स जो हैं जो ये कहते हैं कि ईरान ने सीरियसली काम नहीं किया था, अब वो बांगे दोहल ये कहते हैं कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की और ईरान को न्यूक्लियर डिवाइसेस बनानी चाहिए थी। इसके अलावा ईरान के पास कोई चाराकार नहीं है और जो सूरत हाल पैदा हो गई है उसमें अब ईरान को बनाना ही है बम। अब पता नहीं ईरान बनाता ही नहीं बनाता, लेकिन आगे सुने की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिटिकल पीस पब्लिश हुआ है। कहने में ये एक ओपिनियन है, लेकिन इसको कई थिंक टैंक्स एंड कई ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने इस पीस को फाइनेंस किया है और वो इसको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इसको रिसर्च प्रोवाइड किया है। इसके मैं इमेज स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूँ। जो बुनियादी तौर पर इसका टाइटल ये है कि US यूनाइटेड स्टेट्स कैन नॉट डू टू नॉर्थ कोरिया व्हाट इट डिड टू ईरान। यानी अमेरिका जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ, किम जोंग के साथ वो नहीं कर सकता जो अमेरिका ने ईरान के साथ किया। ऑफ कोर्स ये बड़ी कॉमन सेंस है, लेकिन इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है मैं बहुत मुख्तसर आपको बताता हूँ, वो बहुत ही हैरत अंगेज़ किस्म की है। उनका कहना यह है कि जो किम जोंग यून है, जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी मोहब्बत हो गई थी फर्स्ट टर्म में, उन्होंने तकरीबन 50 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाए हुए हैं और उनके पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है। और पैसिफिक ओशन के अंदर जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं वो सब नॉर्थ कोरियंस ने अपने टारगेट के ऊपर रखे हुए हैं और वो उन्होंने डिक्लेयर करके साबित भी कर दिया अमेरिकन को कि हमने रखे हुए हैं। उसके अलावा अमेरिका के जितने बड़े शहर हैं, यानी वाशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, बॉस्टन है, शिकागो है, कैलिफोर्निया है, लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को है, ह्यूस्टन है, ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू दिस पीस, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का पीस है, ये सारे के सारे नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक न्यूक्लियर कैरियर मिसाइल्स की जद में हैं। और नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत डिस्पर्स है। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स दिस एनालिटिकल पीस, वो 28 मुख्तलिफ शहरों में फैला हुआ है और कोई तरीका नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ईरान की इस जंग के बाद उसके जो नताइज सामने आए हैं, ये आर्टिकल भी कहता है कि ईरान की फैसिलिटीज़ मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो सकी। वो ये आर्टिकल कहता है कि इस जंग से, ये जो 12 दिन की जंग है, इससे ये बात साबित होती है कि अमेरिका के पास कोई भी मौसर मैकेनिज्म नहीं है कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए। जो चीज़ इसमें वैसे एक और भी ऐड करने वाली है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना की अंडर बेली है। असल उसकी सिग्निफिकेंस भी यही है कि वो एक तरह से, जिस तरह से चाइना के वेस्ट में पाकिस्तान है, इसी तरह से चाइना की ईस्टर्न साइड में जो उसकी सॉफ्ट अंडर बेली है वो नॉर्थ कोरिया है। तो ज़ाहिर है वहाँ चीन भी है और वहाँ इस किस्म की चीज़ अमेरिका जो मैनूवरिंग कर भी नहीं सकता, वो कहते हैं कि मैनूवरिंग हो भी नहीं सकती। और ये आर्टिकल ये कहता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को, चूँकि नॉर्थ कोरिया ने इतने ज़्यादा मिसाइल प्रोग्राम और इतने ज़्यादा जौहरी हथियार उन्होंने बना लिए हैं कि वो बजाते खुद एक सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी है, ख़तरा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को अपना पुराना घिसा पटा मुतालबा कि नॉर्थ कोरिया जो है वो डिसमेंटल करे और तमाम चीज़ें ख़त्म कर दे और वगैरह वगैरह, इस फजूल घिसे पटे मुतालबे से पीछे हट के नॉर्थ कोरिया से सैंक्शंस हटाने चाहिए और इन रिटर्न नॉर्थ कोरिया से कहना चाहिए कि वो मज़ीद मिसाइल बम वगैरह ना बनाए, बिकॉज ये जो बम बनाता चला जा रहा है ये बजाते खुद जो है नॉर्थ कोरिया के लिए, साउथ कोरिया के लिए, पूरे रीजन के लिए ख़तरनाक है। इसलिए नॉर्थ कोरिया को अब इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाएं उसकी, ये आर्टिकल कहता है। अब इसका ज़रा इसका क्या मतलब बनता है इससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
कहानी बुनियादी तौर पे मेरा कंक्लूजन ये है कि ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग के दरमियान में इसराइली ज़ायनिस्ट लॉबी जो पहले के मुकाबले में खासी कमज़ोर हो चुकी है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर वो बहुत ज़्यादा नंगी हो गई है, बहुत एक्सपोज हो गई है। इससे पहले वो छुप के काम करते थे, उनको सामने नहीं आना पड़ता था। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर ये जो लड़ाई इस वक्त ज़ायनिस्ट लॉबी की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ, यूपेन के साथ, हार्वर्ड के साथ, येल के साथ, प्रिंसटन के साथ चल रही है और जो पूरे अमेरिका के साथ चल रही है, इसके नतीजे में इसराइली लॉबी जो है वो कोई ताकतवर नहीं हुई। वो ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि ताकतवर हो गई है, दर हकीकत वो अपने वीकेस्ट पॉइंट पे चली गई है। ये जो लॉबी जो अब वीकेस्ट पॉइंट पे चली गई है, ये एक बार फिर ये कोशिश कर रही है कि रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की मिलिट्री पावर को यूज़ किया जाए अगेंस्ट ईरान और उसके लिए एक आर्गुमेंट बनाने की कोशिश हो रही। लेकिन इसराइल में क्या हो रहा है? इसराइल में इस हफ्ते बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उस वक्त हुई जब जुम्मे के दिन 2 दिन पहले, अब से 2-2.5 दिन पहले, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू जो हैं, जिन्हें इंडाइट करना था एक अदालत में, वहाँ एविडेंसेस पेश होनी थी इसराइल की एक डिस्ट्रिक्ट अदालत के अंदर टेल अवीव में, वहाँ पर उन्हें माफ़ी मिल गई और उनका केस 1 हफ्ते के लिए डिले हो गया। ये केस उनका क्यों डिले हो गया? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन पेपर्स एंड बरतानवी अखबार टेलीग्राफ, जो बड़ा राइट ऑफ द सेंटर ज़ायनिस्ट पब्लिकेशन है टेलीग्राफ, मैं उसका वैसे सब्सक्राइबर हूँ, मैं हर अखबार का सब्सक्राइबर हूँ, तो टेलीग्राफ जो है उसकी हेडलाइन ये है कि वैसे इसराइल के अखबार भी यही कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिपीटेड तरले मिन्नतें किए हैं इसराइली इस्टेब्लिशमेंट के और जुडिशरी के और इसराइल की मिलिट्री के और इसराइल की बार बार उन्होंने कहा है कि इस वक्त नेतन्याहू का ये केस नहीं चलना चाहिए, बिकॉज अगर ये केस चलेगा तो नेतन्याहू जो है वो अमन नहीं डिलीवर कर सकेंगे जो कि उन्होंने गाज़ा में पीस प्रोवाइड करना। यानी डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक उम्मीद है कि नेतन्याहू जो है वो गाज़ा में जंगबंदी जो है वो करवा देंगे। और उस वजह से नतीजा क्या निकला कि इसराइल की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है, मोसाद के हेड डेविड बर्निया और इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जो इंटेलिजेंस के हेड है, दोनों ने इसराइल की अदालत या प्रॉब्ली इसराइल की सुप्रीम कोर्ट के साथ उन्होंने कई घंटों की एक ब्रीफिंग की, जिसके नतीजे में 1 हफ्ते तक, वैसे ये नहीं है कि हमेशा के लिए, 1 हफ्ते के लिए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का केस जो है उसे डिले कर दिया गया है। गो कि इसराइल के अंदर ऐसी बहुत सी ओपिनियन है कि जब अमेरिका का सदर ये कहता है कि इस केस को रोक दिया जाए, वैसे ऐसी ऐसी अजीब चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हूँ, ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो अब इसराइल में एक ओपिनियन बिल्डअप हो रही है कि अगर अमेरिका का सदर ये कहता है कि नेतन्याहू का केस नहीं चलना चाहिए, तो फिर नेतन्याहू को माफ़ी कर देना चाहिए और नेतन्याहू का केस जो है वो नहीं चलना चाहिए। टेलीग्राफ, जो मैंने कहा कि ज़ायनिस्ट पब्लिकेशन है, टेलीग्राफ का कहना यह है कि ये जो जंग बंदी डोनाल्ड ट्रंप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ ये बहुत बड़ा मसला ये है कि जो मसलसल इल्ज़ाम लग रहा है कि 500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ भाग हुए हैं गुज़िश्ता चंद महीनों में फूड राइट्स में, जिनके ऊपर इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF ने गोली चलाई उस वक़्त जब वो अपनी कतार में लगे होते हैं फूड हासिल करने के लिए, और वहाँ वायलेंस हो जाती है तो इसराइली डिफेंस फोर्सेस उनके ऊपर गोली चला देते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलीग्राफ ये सब कुछ हमास कर रहे हैं, और हमास जो है वो फ़लस्तीनियों को भी गोली मार रहे हैं, और हमास नहीं चाहते कि लोगों को, हमास के जो लोग हैं वो नहीं चाहते, बिकॉज हमास ये चाहता है कि फ़ूड की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमास को कंट्रोल हासिल हो, चूँकि इसराइली डिफेंस फोर्सेस इस खाने की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमास को कंट्रोल नहीं देते, तो हमास गोली चलाती है और हमास अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको कत्ल असैसिनेट करने की हमास जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ी अजीब सी बात लगती, टिल यू रीड हारत्स, इसराइल का जो सबसे बड़ा अंग्रेजी का लेफ्ट ऑफ द सेंटर पेपर है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पेपर है, वहाँ पे गिडियन लेवी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इसराइली कॉलमनिस्ट एंड एडिटर हैं, वो लिखते हैं कि ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर जो इसराइल ने हायर किए हैं ये ज़ायनिस्ट 2 नंबर अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और इससे पहले ये सारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल NGOs के पास था। उन NGOs को हटा के इसराइल ने अपनी मर्जी के 2 नंबर क्रिमिनल किस्म के ये कॉन्ट्रैक्टर रखे हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये क्या करते हैं कि 2 मिलियन 20 लाख लोगों के लिए ये दिन में 4 पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन खोलते हैं 1-1 घंटे के लिए, और डेफिनेटली वहाँ पे मार धाड़ होती है, झगड़ा होता है, वायलेंस हो जाती है, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। और फिर गिडियन लेवी कहते हैं कि इसी किस्म की वायलेंस वैसे टेल अवीव में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर भी होती है, जहाँ इसराइलियों ने कतारें लगाई होती है अमेरिकन वीज़ा लेने के लिए। तो वैसे मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये पाकिस्तान में तो लोगों के लिए बहुत ही हैरानगी की बात होनी चाहिए, मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी की बात है कि इसराइलियों को भी अमेरिकी वीज़े के लिए लाइनें लगानी पड़ती हैं, और वहाँ पर भी लाठी चार्ज हो जाता है इतना ज़्यादा, यानी उनको शौक है अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए। ये वैसे बड़ी मुझे अजीब और गरीब किस्म की मुझे बात पढ़ने में मिली, अगर इसराइली अखबार में ना मिलती तो मैं कभी ना मानता। उन्होंने कहा वहाँ तो खैर IDF गोली नहीं चलाती, लेकिन यहाँ पर जब वायलेंस होती है तो IDF जो है वो गोली चला देती है। और इस आर्टिकल में, वैसे इस आर्टिकल का उन्वान ये है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, इफ़ इसराइल डजंट स्टॉप शूटिंग हंग्री गाजन्स
इट विल बी गिल्टी ऑफ जीनोसाइड। वैसे इसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, यानी वो कह रहे हैं कि अगर इसराइल जो है इन भूखे नंगे गाज़न्स के ऊपर गोली चलाने का काम बंद नहीं करेगा तो इसराइल जीनोसाइड कमिट करेगा, यानी कत्लेआम करेगा इंसानियत का इंसान। लेकिन इसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने अभी तक फैसला किया नहीं है इसराइल के हवाले से, उनको शर्म करनी चाहिए और फैसला कर देना चाहिए कि इसराइल इज़ गिल्टी ऑफ जीनोसाइड। वो उस वक्त फैसला करेंगे जब सारे फ़लस्तीनी मर चुके होंगे। तो ये तो इसराइल के, मैं साथ आपको कुछ और भी इमेजेस दिखाता हूँ। इसराइल के इस अखबार हारिस में ऐसी हेडलाइंस लगती हैं इसराइली इस्टेब्लिशमेंट और ज़ायनिस्ट के ख़िलाफ़ जो अमेरिका के किसी अखबार के अंदर नहीं लग सकती। चंद महीने हफ्ते पहले मैं एक इसराइली एकेडमिक, यहाँ पर एक लेक्चरर या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, उनके साथ मैं कहीं बात कर रहा था खातून के साथ, तो मैंने बड़े फ़ख्र से उनको कहा कि मैं तो हारिस भी सब्सक्राइब करता हूँ, तो मैं तो हारिस पढ़ता हूँ रोज़ानी इसराइल का अखबार। तो उन्होंने बड़ी मायूसी से कहा कि इसका मतलब है कि आप तो इसराइलियों से नफरत करते हैं और आप एंटी सेमाइट हैं। मैं कि वो किस तरह से, उन्होंने कहा इसलिए कि हारिस बेसिकली तौर पर इसराइल का पेपर हारिस जो है वो एंटी सेमिटिज्म करता है अकॉर्डिंग टू मैनी अमेरिकन ज्यूज। अच्छा जी, आगे आए। Big controversy has been sparked by the India's defense attaché to Indonesia, Captain Shiv Kumar, who has said India did lose some aircraft, but it was because of constraint given by the political leadership to not attack Pakistani military establishment. आ जाए हिंदुस्तान की तरफ, जो दूसरा सबसे बड़ा एलाय है इस वक्त ज़ायनिस्ट लॉबी का, जब से BJP और RSS की हुकूमत आई है। इंडिया के एक डिफेंस अटैशी ने इंडोनेशिया के अंदर, बात वैसे नई नहीं है लेकिन ये अब एक सरकारी मुलाजिम ने की है, ये इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। एक नेवल कैप्टन है जो डिफेंस अटैचे हैं इंडोनेशिया में, एक यूनिवर्सिटी में बात करते हुए Q&A सेशन में उनसे जब पूछा गया कि हिंदुस्तान के कितने जहाज़ गिरे हैं 7 मई को, तो उन्होंने कहा कि इंडिया लॉस्ट फ्यू प्लेन्स, लेकिन वो इसलिए गिरे हैं बिकॉज हिंदुस्तान की हमारी पॉलिटिकल जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने हमें एक्चुअल मिलिट्री प्लान के ऊपर काम नहीं करने दिया। और एक्चुअल मिलिट्री सेंस ये कहती थी, स्ट्रेटजी ये कहती थी कि पाकिस्तान की मिलिट्री एयर बेसिस और PF के ऊपर भी हमला किया रहा था, बिकॉज टू अटैक द टेरर बेसिस इनसाइड पाकिस्तान, या जो भी उनका नाम उन्होंने दिया हुआ है उनको, उस पर हमला करना और पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला ना करना जो है ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। अच्छा, अब इस पे वैसे एक लतीफ़े भी चल रहे हैं नीचे, बहुत से हिंदुस्तानी बड़ी फ्रस्ट्रेशन में नीचे लिख रहे हैं कि हम एक दफ़ा ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि 2 गिरे हैं या 6 गिरे हैं या 10 गिरे हैं, बजाय इसके कि हम बार बार ये कहते हैं कि वी हैव लॉस्ट फ्यू प्लेन्स। तो इस जोक को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जो डिबेट हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुरू हुई है वो ये है कि हिंदुस्तान की डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट ने थ्रू द डिफेंस अटैचे, जो कि एक सरकारी मुलाजिम है, अपना डिस्प्लेजर कन्वे किया है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल हुकूमत और नरेंद्र मोदी की सरकार को कि उन्हें एक फ्री हैंड नहीं दिया गया जो मिलिट्री सेंस कहती थी पाकिस्तान से डील करने के लिए। यानी एक पैराडाइम जो है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट का पैराडाइम था कि आपने ऐलान कर दिया कि हम दहशतगर्दों की साइट्स पे हमला करेंगे, इसकी मिलिट्री सेंस नहीं थी। आपको पहले पाकिस्तान की मिलिट्री पे, मिलिट्री बेसिस पे और एयरफोर्स पे हमला करना चाहिए था और फिर आपको दहशतगर्दों का, सो कॉल्ड दहशतगर्दों का कुछ करना चाहिए था। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि अगर हिंदुस्तान की हुकूमत में थप्पड़ है और वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गए और उनके अब शहबाज शरीफ वाली हुकूमत के हालात नहीं हो गए, तो उनको इस डिफेंस अटैचे को वापस बुलाना चाहिए, जैसे जनरल स्टैनले मैक्रिस्टल को ओबामा ने बुलाया था और खड़े खड़े डिसमिस कर दिया था। मैं समझता हूँ, अभी भी मेरा ये ख्याल है कि ये इंडोनेशिया में, वैसे ये 10 जून को हुआ है, 20 दिन गुजर गए, अभी तक इनको बुलाया नहीं है, तो इससे लगता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत कमज़ोर पड़ गई है या हिंदुस्तान की हुकूमत की मर्जी और मंशा को ये जो डिफेंस अटैचे हैं इन्होंने एक इंटरनेशनल फोरम में कन्वे किया। बहरहाल पैराडाइम क्या इस्टेब्लिश हो रहा है? पैराडाइम ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि मिलिट्री स्ट्रेटजी और डॉक्ट्राइन ये कहता है कि आपको पहले पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर हमला करना चाहिए और फिर कुछ और करना चाहिए। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका ये है कि अब इंडिया में आर्गूमेंट ये बनाया जा रहा है कि जिस तरह से इसराइल के अंदर दमखम है और इसराइल नर है या मैस्कुलिन है और करके दिखाता है, इसी तरह जो अगला राउंड होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का, चाहे वो 6 महीनों में होता है या 2 साल में होता है या 2.5 साल में होता है, उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ख़तरा ये है, आर्गूमेंट ये बनाया जा रहा है कि बग़ैर डिक्लेरेशन के, इस दफ़ा वो ये नहीं कहेंगे कि ये कर दिया पाकिस्तान ने तो हम सोच रहे हैं, इसका मतलब है वो बग़ैर कोई इंदिया दिए पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस और एयरफोर्स के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। मुझे ये ख़तरा कम अज़ कम महसूस हो रहा है। बाकी अपनी लोग इस पर अपना जमा प्लस जो है वो कर सकते हैं 2+2 कि इसका मतलब क्या बनता है। मीनवाइल हिंदुस्तान में बुरी खबर यह है कि गुज़श्ता 24 घंटे में हिंदुस्तान को मजबूरन
चनाब के ऊपर जो बड़ा उनका डैम है सलाल डैम, वो उनको खोलना पड़ गया है। क्यों खोलना पड़ गया है? इसलिए कि गुज़िश्ता 3-4 दिन में जम्मू और कश्मीर का जो अपर रिपेरियन एरिया है, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ बड़े मैसिव किस्म की बारिश हुई है, जिसके नतीजे में रिजर्वायर सारे भर गए और मजबूरन उनको रिजर्वायर जो है वो खोलने पड़ गए। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स की एक स्टोरी की हेडलाइन दिखा सकता हूँ कि 1 महीने पहले कैसे हिंदुस्तान की हुकूमत ने दावा किया था कि हम रिजर्वायर्स की फ्लशिंग कर रहे हैं, सेडिमेंट क्लियर कर रहे हैं ताकि रिजर्वायर्स की कैपेसिटी बढ़ जाए, और हमारा कोई मूड नहीं है और हम कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी पे अपने नेगोशिएट नहीं करेंगे और ना पाकिस्तान के डैम्स और दरिया जो है वो खोले जाएँ। लेकिन पता क्या चला सलाल डैम खुलने से कि मतलब हिंदुस्तान के पास लिमिटेशंस हैं, कंस्ट्रेन हैं, उनके पास रिजर्वायर नहीं है, और पाकिस्तान पे जो उनको गुस्सा है, जो भी वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं पानी बंद करके, उसका कोई भी परफेक्ट अच्छा सोल्यूशन उनके पास एग्जिस्ट नहीं करता। और हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की फ्रस्ट्रेशन जो है पाकिस्तान से बढ़ती चली जाती है। असल सोल्यूशन क्या है? असल सोल्यूशन वो है जो ये नाचीज़ कई दफ़ा कह चुका है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक ट्रायंगुलर पॉलिटिकल इक्वेशन की ज़रूरत है, जिसमें चीन बड़ा भाई बने और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में एक पॉलिटिकल इक्वेशन इस्टेब्लिश करे। अकॉर्डिंग टू रेस्पेक्टेड इंडियन पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रवीण सोनी साहब, जिनका मैं एक वीलॉग देख रहा था, उनका एक वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि जब चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे आखिरी दफ़ा, तो उन्होंने एग्जैक्टली इस किस्म का एक मॉडल एग्रीमेंट का रखा था हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी की हुकूमत के सामने, लेकिन बदकिस्मती से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उसे मानने से इनकार कर दिया। अब मूव टू द मोस्ट इंटेलिजेंट कंट्री ऑन द प्लानट अर्थ। ज़ाहिर है जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, अपना मुल्क है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो जितने ज़्यादा अक्लमंद, वाइज और सियाने और अक्लमंद लोग पाकिस्तान में रहते हैं, वो तो दुनिया में कहीं रहते भी नहीं है। हमारा ख्याल है कि वहाँ कहीं भी नहीं हो सकते। तो जो वाइज लोग हैं, उन्होंने फ्राइडे को जो फैसला करवाया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मकबरे से, जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर एक मकबरा है जहाँ कुछ कब्रों के मजावर अब बैठे हुए हैं, तो वहाँ से उन्होंने जो फैसला करवाया एक 10 मेंबर के बेंच से, जिसमें रिजर्व सीट्स जो हैं फरवरी 2024 के इलेक्शन की, वो सारी की सारी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स, जो 12 जुलाई 2024 का जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, अपना बहुत रिस्पेक्टेड बेंच का फैसला था वो, जो सुप्रीम कोर्ट जिंदा थी, बची कुची बेचारी थोड़ी बहुत जो सुप्रीम कोर्ट थी, तो जो 13 मेंबर के बेंच में 8 वर्सेस 5 का जो डिसीजन था, उसमें ये फैसला हुआ था कि ये इलेक्शन में ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, बिकॉज तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों से ये सीटें जो हैं वो ली गई हैं और ये रिजर्व सीट्स उनको मिलती हैं। उस फैसले के ख़िलाफ़ जो मतलब डिसीजन किया गया और सुप्रीम कोर्ट का हुलिया ही शक्ल बिगाड़ दी गई। अब ज़ाहिर ये फैसला करवाने के बाद इस वक्त जो इंदिया है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जमात की जो भी एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अपीयरेंस है, उसकी जो फॉर्म और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, पंजाब में और सेंटर के अंदर, उसे भी तोड़ने का और ख़त्म करने का एक माइंड जो है वो बना लिया गया। अच्छा, अब ज़ाहिर है ये ताकत है, कुछ भी किया जा सकता है। मुझे वैसे हैरानगी होती है, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि क्या इस मुमलकत खुदादाद में कोई भी ऐसा आदमी अब नहीं बचा जो बता सके इन ताकतवर अक्लमंद सियाने लोगों को कि अगर आप पॉलिटिकल प्रोसेस को सिरे से ख़त्म ही कर देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो चले आप दबा ही देंगे, तो इसके जो अंडर द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो नताइज निकलेंगे, जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे आप कैसे निपटेंगे। रोज़ हम खबरें सुनते हैं, इधर हमला हुआ, इधर हमला हुआ, इतने अफसरान जवान शहीद, इतने जाँ भाग वगैरह वगैरह सारी कहानी। तो इसकी कोई कैलकुलेशन जो है वो क्या जहनों में नहीं है? मुझे तो यही समझ आती है कि मैं बिल्कुल कॉमन सेंस से कि जितनी फ्रस्ट्रेशन आप बिल्डअप कर रहे हैं, उस फ्रस्ट्रेशन में एक ऐसा हिंदुस्तान जो खुद बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है इस मौजूदा जो सिचुएशन डेवलप कर गई है, वो उसने मैसिवली पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करेगा और उसके जो फिर नताइज निकलेंगे वो मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता। और ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जो जमात है, वो एक सियासी जमात थी या है जो बनाई इसलिए गई थी अपनी एवोल्यूशन और इर्तिका में कि उसने एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल ढांचे के अंदर उसने स्ट्रगल करनी थी, लोगों की उसने पॉपुलैरिटी हासिल करनी थी, उनकी हमायत हासिल करनी थी और फिर उसने आके कानून साजी करनी थी और एक पॉलिसी बनानी थी। वो अफवाज पाकिस्तान से जंग लड़ने के लिए, गुरिल्ला जंग करने के लिए तो ये जमात जो है वो नहीं बनी थी। लेकिन जो हालात पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं, मैं उसके बारे में
मैं कहूँ भी तो लोगों को समझ नहीं आती। मैं सिर्फ इतना इसमें जुमला कह के बात ख़त्म करता हूँ कि आप में से, आप लोग जो सुन रहे हैं, आप में से ऐसे ऐसे मासूम और सियाणे लोग हैं जो अभी तक हम कमेंट कर के, अब तो खैर कम कर दिया है, बताने की कोशिश करते रहे हैं गुज़िश्ता 3 साल में कि 1971 की जो ट्रेजेडी थी उसकी ज़िम्मेदारी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे आती थी। मेरा ख़्याल है अब आप थोड़े से अक्लमंद हो गए होंगे। उसकी ज़िम्मेदारी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे नहीं आती थी। उसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी जनरल अयूब खान और उनकी जो रफ़्क़ाए कार थे उन पे आती थी। और ये प्रोसेस 1971 में नहीं शुरू हुआ था या 70 में नहीं शुरू हुआ था उसके इलेक्शन से। ये प्रोसेस अयूब खान ने 53, 54, 55 में शुरू कर दिया था, जब उन्होंने ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल प्रोसेस को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।